हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉलिंस डे है, आपकी कॉल्स लेंगे जैसे हर जुमे को करते हैं। इस वक्त पूरी कौम एक ही गाना गा रही है, वो है ज़ालिमा अब तो चीफ लगा दे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है इस डिमांड को छोड़कर लगाएंगे तुर्कमेनिस्तान, हाँ तरसा तरसा के लगाएंगे। बल्कि दो चार तो लोग कह रहे थे कि ये भी कहते जनरल्स की दुआएं लेता जा, लेकिन वो उन्होंने जो है ना, उन्होंने कहा मैं वापस आगे ले लूँगा दुआएं सारी। तुर्कमेनिस्तान ओके का सिग्नल लेने गए तुर्कमान सदर से, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो जनाब आपकी कॉल्स हैं और दो कॉलर्स मौजूद हैं। काशिफ हसन खान है न्यूयॉर्क से, उनसे बात करते हैं। जी काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गालिबन आज ज़रार खड़ो साहब मौजूद नहीं है क्योंकि मैं जॉब पे हूँ और प्रोग्राम देख नहीं सकता। एक जल्दी से आपको एक बात जी बताना चाहूँगा, एक तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हमारे गाड़ियों में कार्स में किसी किस्म के भी एयर बैग इंस्टॉल नहीं होते। अमूमन अप टू करोला तक, मैं नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन इस लेवल तक थी। और सेकेंडली कुछ 1.8 सीसी की कार्स में एयर बैग्स लग रहे हैं, लेकिन वो भी पैसेंजर मतलब रिक्वेस्ट पे और उसके साथ वाली सीट। जी ओके। ठीक है। और अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदता है वो तो वैसे ही पीछे बैठता है और उधर कुछ सेफ्टी बैग नहीं है। तो 4, 5, 6 कंपनियां हैं, हुकूमत थोड़ा सा उन पर जोर लगा ले। पाकिस्तानी भी इंसान है दूसरे लोगों की तरह, इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो कीजिए, इसको डिस्कस कर लें। ओके, यही आपसे गुजारिश थी। चलिए बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। एक ज़ाहिर है जनरल इशू है, अहम बात है और अगर हुकूमत को चाहिए बिल्कुल इस पे कान धरे, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सीडेंट्स में बहुत से लोग मरते हैं और ये अगर सेफ्टी बैग्स हों और तो लोकल गाड़ियों में ये ज़्यादा मसला। मुझे अच्छी हैरत है कि जब जापान में गाड़ियाँ बनती हैं किसी कंपनी की तो उनकी क्वालिटी और होती है, और जब वही जापानी कंपनी या कोई और गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में फ्रेंचाइज के तहत लोकली गाड़ियाँ बनाती है तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि रिकंडीशन जो गाड़ियाँ हैं उनकी मार्केट इसीलिए है कि उनमें ये जो असेंशियल चीज़ें हैं जैसे एयर बैग वगैरह उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ की जो है कंपनियाँ ये समझती होंगी कि पाकिस्तानियों को सेफ्टी की क्या ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर में। बिल्कुल सही बात। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मेरा ख्याल है वो कहते होंगे कि क्वालिटी भी वैसी ही है। लेकिन ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी की बात है ना सर, ये तो कब से नहीं लग रही। बाहर जिया खटक साहब है पेशावर से। जी जिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सलाम, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों का शो जो है ज़रा हटके नहीं है, ये बिल्कुल ही हटके है माशाल्लाह। और बहुत कम ऐसे शोज हैं जिनको बंदा फॉलो करे। मैं ज़रा आप लोगों की तवज्जो, मैं पहले कराची होता था, अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है मुझे पेशावर आए हुए। और मैं देखता हूँ कि मीडिया जो है हमारा बड़ा बायस है इस मामले में कि खान साहब को कवरेज बहुत देते हैं, लेकिन KPK में जो उनकी जो हुकूमत है उसके ऊपर मैं कोई नॉर्मली सारे चैनल मैं देखता हूँ, सारे शोज फॉलो करता हूँ, उस पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा होता। मेरे अक्सर एंकर्स जितने जिया साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मीडिया को ब्लेम ना करें। खुद इमरान खान कौन सा अपने ऊपर से कैमरे हटने देते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसा आई थिंक वैलिड पॉइंट है और वादा तो नहीं करते लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगले हफ्ते हम कुछ ना कुछ किसी प्रोग्राम में एक सेगमेंट ज़रूर इसमें शामिल करें। बहुत से लोगों का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें बदली हैं, चाहे वो तालीम के ज़माने में हो या पुलिस के हवाले से हो, तो यकीनन हमें नज़र रखनी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर द सजेशन। इसकी पब्लिसिटी भी खान साहब अपने जलसों में करते रहते हैं। मैं उनका वोटर हूँ, मैंने वोट उनको दिया, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। मैं मतलब बिल्कुल बायस बंदा नहीं हूँ। अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो उसको मैं समझता हूँ कि उसको हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% बिल्कुल। योर सजेशन नोटेड। कराची से इमरान खान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी भी इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। आप वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम तो खैर क्या कहने इसके, तो 11 बजे का सर इंतजार ही रहता है सुबह से। अच्छा सर, एक तो ये कि आर्मी चीफ साहब को सर बहुत बहुत मुबारक हो कि वो अपना टर्नओवर पूरा करके जा रहे हैं, बहुत बाइज्जत तरीके से। इंशाल्लाह ताला उनका नाम सर सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। बिल्कुल। और उनके जाने से सर बहुत सारे एंकर्स और शेख रशीद जैसे लोगों के तो सर सपनों तो ओस ही गिर गई है। ठीक है ना। और सर एक बात और सर, आखिरी लास्ट बिल्कुल
कि सर वो आरबी चीफ साहब से एक रिक्वेस्ट थी कि आने वालों से या इनसे कि जाते जाते एक ऑर्डर और कर जाएं। सर उन्होंने कराची के अंदर एक फारूक अहमद साहब के सर इंक्वायरी का ऑर्डर करा था, उसका सर अगर फैसला हो जाता बिल्कुल सीधा साधा केस था सर, वो तो सामने था। तो किसका? सॉरी, शाहरुख? नहीं सर, वो फारूक अहमद, फारूक सत्तार साहब के जो सेक्रेटरी। जी बिल्कुल, फारूक, आफ्ताब अहमद का, वो जी आफ्ताब अहमद का, बिल्कुल। थैंक यू। खुद आर्मी चीफ ने भी तहकीकात का डायरेक्ट हुक्म दिया था, तो अभी तक उसकी फाइंडिंग्स तो आई नहीं है, पता नहीं लगी। जो हमें लास्ट पता ये लगा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अभी तक, और उनको सज़ा क्या दी गई, कोई अनाउंसमेंट रेंजर्स की जानिब से हुई नहीं है। तो इनकी ख्वाहिश है कि जाते जाते अगर उसका भी पता चल जाए तो बड़ा अच्छा। हाँ, चले। डॉक्टर हुमायूं साहब हैं कराची से। जी हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा थोड़ा सा जो है आप लोगों को एक चीज़ की तरफ जो है आप लोगों की तवज्जो दिलानी है जी, कि ये आइडियाज़ हो, ये डिफेंस एग्जीबिशन हो, या कोई जो है जलसे जुलूस हो, या कोई मजहबी इज्तिमात हों, तो ये तमाम चीज़ें क्यों ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ से की वजह से ट्रैफिक को जो है ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से हम आवाम को इतना जलील व ख्वार होना पड़ता है कि 4 दिन पिछले उससे हम जिस जिल्लत से, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इनका एहसास किसी को नहीं है। मीडिया भी इस चीज़ पर काफ़ी खामोश है जी। स्कूल सुबह जो है सर मेरे ख्याल में देखिए दिखाया मीडिया ने खासा कि ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, लेकिन डिफेंस का मामला आ जाए तो आपको पता है फ़ौरन। अच्छा, मैं चूँकि उसी मेरा मोहल्ला है और मैं 4 दिन से मैं वो मुनीर नियाजी का शेर याद आ रहा है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा। तो मैंने देखा इनका इतराज़ किसी हद तक इसलिए ठीक है कि 9 नुमाइश, ये नवी नुमाइश थी आइडिया 2000 से लेकर 2016 तक। अब तक ये तय हो जाना चाहिए था, वो गुंजान इलाका है, लाखों लोग वहाँ रहते हैं, और फिर वो जो जिस तरह के रूट्स हैं, तो नॉर्थ कराची का ट्रैफिक भी उधर से आ रहा होता है, ईस्ट कराची का भी आ रहा होता है। तो एक मेरी तजवीज़ उस मोहल्ले में जो कि मैं रहता हूँ वो ये है कि बजाय इसके कि 40% ट्रैफिक आगे पीछे से गुजरता है एक्सपो सेंटर के, बिल्कुल उस 40% की वजह से बाकी 60% जो शहर में है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे मलीर कैंट है या एयर बेसिस हैं, इसलिए कि दुनिया में जितनी भी असले की नुमाइशें होती हैं, लंदन में फार्नब्रो में बर्लिन फेस्टिवल है, पेरिस एयर शो है, दुबई एयर शो है, एयर बेसिस पे होती है, खुली जगह होती है, या कैंटोनमेंट एरिया है, मलीर कैंट है, वहाँ अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे तो एक जो पूरी सड़कें हसास आलात लाने के लिए बंद की जाती हैं, और फिर सिक्योरिटी की वजह से वो की जाता और चारों तरफ से और सामने से जो है कारोबार, जो दुकानें हैं, फूड स्ट्रीट है यूनिवर्सिटी रोड की, वो भी 4 दिन से बंद है। तो ये सारे मसाइल जो हैं, इनको देखते हुए अगली नुमाइश अगर किसी बेस पे या कैंटोनमेंट के एरिया में शिफ्ट कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि उससे लॉजिस्टिकली भी आसानी होगी और लाखों शहरियों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। सही बात है। और ये है कि इन आइडियाज़ का फ़वाइद का भी थोड़ा बता दें कि फ़वाइद नहीं, फ़वाइद तो ये है ना कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है या असलहा है, मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशन आते हैं, कंपनीज आती हैं, ओरिएंटेशन होती है, सौदे होते हैं। इस साल, पिछले साल तकरीबन $80 मिलियन के सौदे हुए थे। इस साल अभी तक आदत शुमार नहीं है, लगभग इसी तरह होंगे। लेकिन वही मसला है कि ज़ाहिर है कि इसके तो कोई ख़िलाफ़ नहीं है कि पाकिस्तान जो है तकरीबन 72 तरह का असला तैयार कर रहा है, टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है, लेकिन जो शहरी हैं 4 दिन के लिए वो तो एक तरह से महसूर हो जाते हैं। तो अगर इस नुमाइश को उठा के एक कराची में एक जगह तो नहीं है ना, बहुत सी बेहतर जगह। अच्छा, और चूंकि ये हसास नुमाइश है, लिहाजा अगर कंटोनमेंट के इलाके में होना तो वहाँ चूंकि हिफाजती इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे भी जब एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में इट्स वाइजर के अगली नुमाइश के बारे में सोचा जाए कि जगह बदली जाए। मुजफ्फर हुसैन साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर मेरी तरफ से सर आप तीनों पैनलिस्ट जो हैं, ज़रार खोड़ो साहब, मुबशिर ज़ादी साहब और वसतुल्लाह खान साहब, बहुत ही नाइस प्रोग्राम सर आपका। मेरी सर कल के हवाले से सर एक न्यूज़ सर चल रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मिस्टर राहिल शरीफ के लिए सर वो अशाइया दिया जा रहा था, और बिल्कुल मेरे ख्याल से शायद उसके पैरेलल कह लीजिए, या मेरे ख्याल से टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। रजा रब्बानी साहब जो है ना, वो उन्होंने कुछ मकसद आर्मी के हवाले से कि वो क्या कहते हैं, वो
आर्मी को, मतलब उन्होंने बस अच्छे रिमार्क्स पास नहीं किए। मेरा सिर्फ सवाल आप तमाम ब्रिलियंट लोगों से ये था कि मकसद वो जा रहे हैं, जब उनको ये सारी बातें क्यों याद? मुजफ्फर हुसैन साहब, मुझे नहीं पता कि आपने रजा रब्बानी का, हमने भी स्टेटमेंट सुना है, लेकिन जो आप खुर्दबीन लेके बैठे हैं वो खुर्दबीन जाहिर है हमारे पास नहीं है। उन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो फ़ौज और सिविलियन जो सेक्टर है उसके ताल्लुकात का इम्बैलेंस है, अदम तवाज़ुन है। ये अदम तवाज़ुन आज से नहीं 70 साल से है। इसका ताल्लुक मौजूदा आर्मी चीफ से जोड़ना या किसी और चीज़ से जोड़ना मेरा ख्याल है खासी दूर की कौड़ी लाने के मुतरादिफ है। जी सीमा जाफरी साहिबा हैं कराची से। जी सीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तीनों को मेरा बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत पसंद है ये प्रोग्राम, और मैं और हमारे हस्बैंड दोनों साथ मिलके ये प्रोग्राम जरूर देखते हैं। बहुत मुबारक हो आपको इतना अच्छा प्रोग्राम करने की। अच्छा, मैं आज के दिन सारा बहुत मुझे अफसोस किसी बात पर होता रहा, और मैं सारा दिन आपके प्रोग्राम का इंतजार करती रही। मैं ये बात जरूर कहूँगी, अल्लाह के शुक्र से मेरा आप फोन लग गया। कहने का मकसद ये कि आज फ्राइडे है। फ्राइडे मतलब जुम्मतुल मुबारक, हम मुसलमानों का ये दिन कितना अहम होता है। तो ये इस मुल्क में हो क्या रहा है? ये कौन लोग हैं जो इसको ब्लैक फ्राइडे कर रहे हैं? और उन ख़वातीन पे भी बड़ी हैरत है जो इस ब्लैक फ्राइडे को कहने के बावजूद भी उस सेल्स में दौड़ती भी गई हैं और बेइंतहा खरीदारी करके बहुत खुश हो रही है। अगर ये अच्छा, हाँ सीमा साहिबा, मैं समझ गया। बेसिकली ब्लैक फ्राइडे का ताल्लुक है वेस्ट से, हाँ, कि एक खास दिन उन्होंने साल में मुकर्रर किया है जिसमें के बाद होता है ये सेल होती है। ये उनकी टर्मिनोलॉजी है। अब उनका कल्चर, उसका बैकग्राउंड ज़ाहिर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर यहाँ भी कुछ कंपनियों ने या ट्रेडिंग हाउसों ने उसका नाम का सहारा लेके अपनी सेल बढ़ा ली है, तो इसको इससे ज़्यादा रीड करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। उनके जहन में शायद ये ना आया हो कि ये फ्राइडे को ब्लैक या वाइट कहना जो है वो, और मेरे ख्याल में वहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, ब्लैक फ्राइडे उन सेलर्स के लिए होता है जिनको सस्ती अपनी जो है ना चीज़ें बेचनी पड़ जाती हैं, या जाहिर है जो थोड़ा सा वो बहरहाल कोई ना कोई लेकिन उसका कतन रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, खालिसतन एक कमर्शियल वेस्टर्न टर्म है ये। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है, लेकिन एक ख़बर इसका मैं अपडेट आपको दे देता हूँ। आपको शायद याद हो कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी मीडिया में एक 13 साला 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसका ताल्लुक़ लाड़काना कैडेट कॉलेज से था, उसके बारे में इत्तला आई थी कि 10 अगस्त को उसे अजीब व गरीब हालत में उसके वालिदैन के हवाले किया गया, और उसके वालिदैन का कहना था कि उस पर तशद्दुद किया गया, लेकिन कॉलेज की इंतज़ामिया खामोश रही। फिर जब ये मीडिया में शोर मचा तो वज़ीर आला सिंध के नोटिस में ये बात आई। उन्होंने एक 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड कायम किया और ये भी ऐलान किया कि अगर इस बच्चे पे तशद्दुद हुआ है और जुल्म हुआ है तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनका एहतसाब होगा, और इस बच्चे का इलाज भले पाकिस्तान में हो या बाहर हो ज़रूर कराया जाएगा। तो आज 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला हाउस इरसाल कर दी गई है। ऑफिशियली ये रिपोर्ट अभी शाया नहीं हुई है, हो सकता है मंडे को हो जाए, लेकिन जो आंकड़े, आपको तो पता है कि रिपोर्टर पीछे लगे रहते हैं, तो जो लीक हुई है उसके मुताबिक बोर्ड इस नतीजे पे पहुंचा है कि जो बच्चा है मोहम्मद अहमद हुसैन, उसका जो नरखरा है उसके नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। ये तशद्दुद की वजह से भी हो सकता है। कंक्लूसिव रिमार्क्स अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन तशद्दुद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया गया है। मायने के दौरान डॉक्टरों का ये कहना था कि लड़का जो है अभी ख़ुद को पहचान सकता है, उसने तशद्दुद करने वाले का नाम भी उन्हें लिख के दिया है, मगर जो नरखरे को नुकसान पहुंचा है उसका इलाज अमेरिका की रियासत ओहायो में सिनसिनाटी का एक हॉस्पिटल है वहाँ हो सकता है। अब चीफ़ मिनिस्टर ज़ाहिर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, और अगर उन्हें इस रिपोर्ट पे यकीन आ गया तो हम उम्मीद करते हैं कि वो
लड़के के तसल्ली बख्श इलाज के लिए हर मुमकिन जो वादा किया है उसको ईफा करेंगे, और भले अमेरिका ही भिजवाना पड़े उसे भिजवाएंगे। तो ये था अपडेट, कॉल ले लीजिए। अच्छा, बुरहान फवाद साहब हैं फिलाडेल्फिया से, अमेरिका से हमारे साथ। जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे 2-3 सवालात करना चाहूँगा बड़े मुख्तसर से। जी जी। पहला तो ये सवाल है मेरा कि जब भी हमारे यहाँ हलाकतें होती हैं, जब भी कोई बम धमाका या कोई ऐसी बात होती है, तो बज़ीत अवाम, हुक्मरान और मीडिया हमारे अंदर इतनी बेहिसी क्यों आ चुकी है कि हमारा एक हमसाया मुल्क में अगर कुछ भी होता है तो वो उसका तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो अपने ईवानों को हिला नहीं लेते, और हम 4 दिन में खबर नीचे से नीचे जाती वो बिल्कुल गायब हो जाती है। दूसरा सवाल मेरा इसी से ही कहने मुंसलिक ये है कि इस टाइम अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाद बहुत ज्यादा आइसोलेशन की बात चल रही है। पाकिस्तान उनकी जो इब्तदाई उनके प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की रियासतों में से एक रियासत है जहाँ पे वो इमिग्रेशन वगैरह को सस्पेंड कर सकते हैं और उसको बिल्कुल यानी कि दहशतगर्द रियासत करार दे सकते हैं। दे सकते हैं अभी तक थोड़ा सा प्री मैच्योर है, लेकिन आप बताइए तीसरा सवाल पूछ लीजिए। जी, भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की लिए बहुत कोशिश करेगा। हमें बहसीयत हुकूमत को इकदाम करना चाहिए कि पाकिस्तान को इस आइसोलेशन से बचाएं। और इसके अलावा सिर्फ ये लास्ट में ये कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा हो गया मेरे भाई। मालिक में भी हाँ मेरे ख्याल में तीन आपके सवाल काफी हैं। तबसरा भी करना चाह रहे हैं वो असल में। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब भी यहाँ कोई बम धमाका वगैरह या वारदात होती है तो कोई ना कोई कह देता है कि जी हमसाया मुल्क जो है इन्वॉल्व है, हमसाया मुल्क हो सकता है इन्वॉल्व हो, और इस बात के इम्कानात भी हैं। लेकिन जाहिर है कि ये अचंबा होता है कि धमाके के आधे घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद उन्हें पता चल जाए कि जी हमसाया मुल्क इन्वॉल्व है। तो ये टेंडेंसी जो है इसको कर्टेल करने की ज़रूरत है। जब तक पूरी तहकीकात ना हो जाएं, ये चीज़ें कन्फ्यूजन ही पैदा कर सकती हैं, भले इनमें हकीकत ही क्यों ना हो। और बाकी जो सवाल बाकी जो उनका कि ये सारी सूरत हाल में भारत के उसके पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान जाहिर है कि रेस्ट्रेन जहाँ तक मुमकिन हो उसका मुजाहरा करे, इसलिए कि दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया भी देख रही है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और आज तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई हमें तशवीश है, इसको कुछ करें। ये फी ज़माना ये एक तरफा गेम नहीं होती, ना हो सकती है। और लोग भी और पूरी दुनिया भी देख रही है कि LOC पे क्या हो रहा है। और जाहिर है कि एक चीज़ होती है बैकडोर डिप्लोमेसी, बैक चैनल्स, हर तरह की चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो जो सामने नज़र आ रहा होता है उसके पीछे भी बहुत कुछ कोशिशें हो रही होती हैं टेंशन को एक ख़ास सतह पे रखने के लिए। अयूब मिर्ज़ा साहब हैं कराची से। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम वाकई ज़रा हटके है, शुक्रिया। तो मुझे आज ये करना था कि ये आज मैंने एक बयान पढ़ा कि हमारे सदर साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अलविदाई तकरीब में वो कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी चीफ साहब का, और उन्होंने मुझे इंश्योरेंस दिलाई कि कराची का ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा। जी जी। तो इंश्योरेंस तो सदर साहब को दिलानी चाहिए कि वो उनकी पॉलिसीज पर अमल करते हुए आगे भी इस ऑपरेशन को ऐसे जारी रखेंगे, वो उनसे इंश्योरेंस ले रहे हैं। और मेरा इसी ज़मीन में दूसरा सवाल ये है कि अगर कराची ऑपरेशन की इंश्योरेंस ली है खाली, और वो पनामा लीक्स और डॉन लीक की भी इंश्योरेंस ले लेते ना। अच्छा, देखें दो चीज़ें हैं। पनामा लीक्स तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जाहिर है उसकी एश्योरेंस तो आर्मी चीफ नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि भाई ममनून हुसैन साहब को भी कुछ तो करने दें, मतलब उन्होंने कुछ तो करना है, तो एक एश्योरेंस मांग ली तो कोई। और ममनून हुसैन साहब को ये भी कोई बता दे कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आईनी सुप्रीम कमांडर। बिल्कुल सही बात है। नजमुल हसन साहब हैं हमारे साथ कोयटा से। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार सलाम। आपको भी। माशाल्लाह आप तीनों का बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कुछ दोस्त हैं, बड़े रेगुलर तरीके से आप लोगों का प्रोग्राम सुनते हैं। तो कोयटा के हवाले से अगर इजाजत हो तो 1-2 क्वेश्चन हैं। ओके, बताएं, फरमाएं। तो सर क्या कोयटा से छोटा सा शहर है, लेकिन इसमें बीच आके दहशतगर्द यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को हिट करते हैं।
रिसेंटली यहाँ कुछ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज शहीद हैं, तो तकरीबन 3-4 दिन है वो पूरा यानी रोड कर्टन ऑफ है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो ये आवाम को तकलीफ देने वाली बात है। और इसी के साथ जो भी इस स्टेट एक कोई भी चैलेंज करता है उसको करारवादी सजा मिलना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गया। मेरे भाई, जब सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हो तो थोड़ी बहुत जो है वो ऑब्स्टेकल ज़ाहिर है बर्दाश्त करनी पड़ती है। और कोयटा में ज़ाहिर है पै दर पै अभी पिछले 4-5 महीनों में बहुत दिलखराश किस्म के वाक़यात हुए हैं। इतने सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ के बावजूद भी अगर वो बिल्कुल हो रहे हैं, वो तशवीश की बात है। और दूसरी बात सिर्फ उन्होंने जो दूसरी की थी कि कातलों को सज़ा क्यों नहीं मिलती, तो यकीनन ये सबके लिए, सबके मुंह पर यही सवाल है पूरी आवाम के कि जनाब जो इन्वॉल्व हैं सारी दहशतगर्दी में उनको पकड़ कर उनको सज़ा दे देनी चाहिए। तो ये ज़ाहिर है इसमें इदारों का अदालतें काम कर तो रही, हाँ कर रही हैं, लेकिन वो पुराने भी हैं कुछ, तो उनको कोयटा का न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है। न्यूज़ अपडेट सुन लीजिए, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हस्ब मामूल मुल्क की जो हालात हैं उन पर गुफ्तगू हो रही है। मिसेज़ अमीन हैं कराची से। जी मिसेज़ अमीन, वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो आप लोगों को वाकई मुझे लगता है कि आप एक आपका प्रोग्राम ऐसा है जो गैर जानबदार आप लोग तबसरे करते हैं। दूसरे मुझे ये कहना है, प्लीज़ मेरी ज़रा बात सुन लीजिएगा और जवाब भी दीजिएगा। जी जी। आप ये देखें कि ये लोग MNA MPS ये लोग अपने पार्लियामेंट में जाते नहीं हैं। फीसें ये लोग इतना मराहत ले लेते हैं, इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, अभी तनख्वाहें बढ़ा दी हमारे, इतना हम टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ में, और ये इतना ये लोग मराहत ले रहे हैं और जाते नहीं हैं। ये देखें, इनके लिए हराम है, हलाल नहीं है ये चीज़ इनके लिए। दूसरे ये कि यहाँ पे मैं अमीन नहीं है, हमीद हूँ, हमीद, मिसेज हमीद। अच्छा, ये मिसेज हमीद हैं आप? जी। इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ कराची में चीनी उनको दे रहे हैं, कचरा उठाने का इनको कह रहे हैं। आप ये देखें कि पैसा तो हम सब देंगे ना, पूरे कराची वाले देंगे, और ये कुछ अजला में उठा रहे हैं। तो ये क्या नाइंसाफी नहीं है हमारे साथ? बिल्कुल है, लेकिन कहा ये जा रहा है मिसेज हमीद जी, ये कहा जा रहा है कि PTI वालों को ये कहें कि जरा शर्म करें, पैसा इतना पैसा ले रहे हैं, इतना मराहत ले रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं, इनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये गए नहीं है पार्लियामेंट में, इनको नहीं लेना चाहिए इतना। ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। MNAs और MPs मुझे पहले ही पता लग गया था कि इनका इशारा PTI की तरफ होगा, लेकिन जो भी ज़ाहिर है नहीं जा रहा और वोट लेकर के आया है, अपने जो वोटर्स हैं उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहा, तो वो वाकई जुल्म कर रहा है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी बात से वो सुन लेंगे और उनको जो भी बाकी आपने ये बात की कि कराची में भी कचरा उठाने का जो काम है वो चीनी एक कंपनी को दिया गया है, कुछ अजला में से उठाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में लाहौर में कचरा उठाने का काम जो है एक टर्क कंपनी को 5 साल पहले मिला हुआ था, तो तब से वो भी कर रहे हैं। मसला ये है कि हम ना अपना कचरा उठाना चाहते हैं, ना अपने जहन का कचरा साफ़ करना चाहते हैं, और ना अपने पड़ोसी के सामने घर के सामने पड़ा हुआ कचरा जो उठाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें। मोहम्मद इमरान है लाहौर से। जी इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों खैरियत से भाई? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था, जी जी, बल्कि आपसे नहीं सारे मुफक्किरों से, कि हम तो भाई रिपोर्टर है यार, सर फरमाइए। ओके, अच्छा मेरा सवाल ये था कि जब मैं लाहौर से, रोडों से या कहीं से भी अंडर बाईपास से गुजरता हूँ तो लाइटिंग और उसकी एनवायरनमेंट पे इतना पैसा खर्च कर दिया है शहबाज साहब ने, फेयर इनफ, पैलेस बनाना है बनाए, लेकिन मैं इसी शहर के जब हॉस्पिटल्स में जाता हूँ प्राइवेट गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे इस तरह का कचरा, इस तरह की बदबू, मतलब इतना बुरा हाल है कि देख के अफसोस होता है, और फिर अपने आप पे अफसोस होता है कि हम उन लोगों को जिनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, जो बीमार हैं, जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है, उस पर खर्च करें, ना कि हम एनवायरनमेंट पे, चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। थैंक यू सो मच, आपकी बात पॉइंट समझ गया। मोहम्मद इमरान, मुझे तो नहीं मालूम कि इस मसले का हल क्या है जिसकी तरफ आपने इशारा दिलाया। हाँ, एक हल है, आप हिम्मत करके कराची आ जाएं, मैं आपको कराची घुमाता हूँ, उसके बाद आप लाहौर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, फिर इस तरह के सवालात आप नहीं करेंगे। कौन सा कॉलर है अगला? मोहम्मद हैदर है कराची से। जी हैदर साहब।
हेलो हेलो जी, हैदर साहब फरमाइए। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ काफी देर से और लोगों की राय भी सुन रहा हूँ। जी जी। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो सरबराहान ममलकत है, मिसाल का सदर ममलकत है, ये खुद इम्प्लाई है वजीर आजम के। ये लोग क्या बेअख्तियार लोग होते हैं। अगर उन्होंने राहिद साहब से सवाल कर लिया कराची के वाक़े के बारे में कि अमन कायम रहेगा, तो बेचारे मजबूर है वो तो। जी वही हमने कह दिया हैदर साहब। दूसरे ये है कि इस मुल्क में ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में सदारती निज़ाम हो या मार्शल हो, फौजी हुकूमत हो, ये बेहतरीन मुल्क चलता है। इस मुल्क में ये जितने बैठे हुए लुटेरे हैं ये सब असल में। जनाब ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं समझ गया जी फ्रस्ट्रेशन। ये हैदर साहब है ना? जी जी। हैदर साहब, आवाज़ से लग रहा है कि माशाल्लाह अगर आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरे बराबर ज़रूर है। हुजूर, ये जो आपने तजवीज़ पेश की है कि पार्लिमानी निज़ाम नहीं और सदारती निज़ाम, मैं और आप देख चुके हैं कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम भी हुआ है, नीम सदारती निज़ाम भी हुआ है, फ़ौजी डिक्टेटरशिप भी आई है, आमरीत भी आई है, आमराना आमरीत, जमहूरी आमरीत भी आई है। तो अब एक घड़ा खोद के उसमें मिट्टी भर दिए और फिर दोबारा वही घड़ा खोद के फिर नई मिट्टी भर दें, तो कोई नया आइडिया पेश करें। ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं इसमें। एक जी अरसलान साहब हैं सऊदी अरब से। जी अरसलान, जी अरसलान साहब चलें। साहब मेरे ख्याल में उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आज एड्स खासे ज़्यादा हैं तो, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं कराची से। जी अल्ताफ़ साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा वसतुल्लाह साहब और आपको पहले तो मुबारकबाद कि आप ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू। एक छोटा सा सवाल है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मज़ाया प्रोग्राम चलते हैं जी, पंजाबी वर्जन में। जी जी। तो मुझे किसी ज़बान पे कोई एतराज़ नहीं है, मगर क्या सिंधी, बलोची और पश्तून में मज़ा नहीं होता है? सही, जबकि सही बात है। खुद ही अपने सिंधी है बतायो फकीर, उस पे एक डॉक्यूमेंट्री की है। तो ये मेरी गुजारिश है कि जब इलाकाई ज़बानें हैं सब तो पंजाबी में आती है, तो सिंधी क्या जोक मजाक या बलोच और पठान नहीं कर सकते? यही मेरा सवाल। समझ गए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वैलिड पॉइंट है बिल्कुल अल्ताफ़ साहब। और मुझे याद पड़ता है पीटीवी के अच्छे दिनों में सिंधी में एक प्रोग्राम आता था, मज़ाही प्रोग्राम, चह चटो उसका नाम था। और जैसे वो 50-50 नहीं था, वो 50-50 से बहुत पहले 70s की बात है, चह चटो आता था, उसमें इसी तरह के खाके होते थे। अच्छा, हालांकि सिंधी उस ज़माने में हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन उनकी अदाकारी ऐसी होती थी और डिलीवरी ऐसी होती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे हम उस प्रोग्राम में शरीक हैं और उतना ही मज़ा लेते थे जितना कोई भी सिंधी बोलने वाला है। इस्लामाबाद में भी मुझे याद है बचपन में मेरे एक हिंद को प्रोग्राम आता था, देखता जानदार है वो, मतलब हिंद को इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ पंजाबी, और वो ज़ाहिर है वो डायलेक्ट जो है वो बहुत फ़र्क है, लेकिन वो भी इतना मज़ाहिया होता था कि उसको आधा समझ आने के बावजूद भी। एंड आई एम श्योर कि ये जो इलाकाई टीवी चैनल हैं, हाँ, उन पे यकीनन इस तरह के मज़ाहिया प्रोग्राम आते होंगे, लेकिन फिर वही बात कि जो नेशनल सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स हैं, नेशनल हुकअप पे, वहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाबी का जो मज़ा है वो ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और बाकी जो मज़ा है। मोहम्मद सोहेल साहब हैं कराची से। जी भाई। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वसत साहब से एक सवाल है, सवाल नहीं है बल्कि इनको एक मशवरा है कि हंसते रहा करें, हंसते बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और आज तो मतलब आप जी जी एक ही प्रोग्राम, मतलब आज के प्रोग्राम में काफ़ी 3 से 4 दफ़ा हंस दिए, बहुत अच्छे लगते हैं सर। अच्छा। दूसरा मैं ये करना चाहूँगा कि मोहम्मद हैदर साहब ने भी जो कहा था, उन्हीं को सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कभी आप लोग ने सोचा है कि ये अवाम फौजी आमरीत को क्यों पसंद करती है जमहूरियत के? हाँ, बिल्कुल सोचा है। नवाज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम जो हैं, उनका मैं एक कोटेशन दोहरा देता हूँ। कहने लगे, उन्होंने फरमाया कि ये हम अजीब लोग हैं
कि जब माशाल्लाह होता है तो हम जमहूरियत की दुआएं मांगते हैं और जब जमहूरियत होती है तो हम माशाल्लाह की दुआएं मांगते हैं। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। और क्या सियासतदान थे। मोहम्मद अहमद साहब है कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़रदार खोड़ो साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब और मुसद्दुल्लाह जान साहब, आप तीनों मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। आप लोग एक दर्जगाह हैं आप लोग। अरे नहीं साहब, बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से। तो 35-40 मिनट्स का जो आपका शो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। थैंक यू। और यौम आशूर पे मुसद्दुल्लाह जान साहब ने एक स्टोरी की थी आखिर के 5 मिनट में, यमन और सीरिया के बारे में। जी जी। तो बच्चों की हालत थी। तो ज़ैदी साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, आप रोए भी थे उसमें और हम सब ज़्यादातर लोग जो देख रहे थे उनके भी तकरीबन आंसू निकल गए थे, जो कंडीशन थी वहाँ पे बच्चों की। जी। तो आपने कहा था कि काश हम ये शो, आज पूरा शो हम इस पे करते। बिल्कुल। हमने कहा था कि हम एक दिन जरूर करेंगे, वो प्लीज आप उसको कीजिए। बिल्कुल, ज़रार आ जाएं तो उसके बाद जाहिर है कि हम प्लानिंग करते हैं। आपका पॉइंट वैलिड है। आयला रज़ा साहिबा हैं कराची से। जी आयला, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कि सभी कह रहे हैं और मेरा भी हमारे यहाँ टीवी सिर्फ 11 बजे खुलता है आपके ही प्रोग्राम के लिए। और मगर ये कि बस मेरा सवाल हो सकता है कि आप लोगों ने इसको एड्रेस किया हो। ये 2-1 हफ्ते पहले की बात है, जब ट्रम्प साहब का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद जी जी, क्या सवाल है? टेरेसा मे ने, जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में के इजलास में बताया कि लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज हैं जो जिसकी वजह से ये दुनिया में अब एक चेंज आ रहा है, और वो उन्होंने कोई फायदा नहीं किया। जी आयला गॉट यू। वही लिबरलिज्म और राइट विंग की तरफ इनका है कि ट्रम्प की आमद क्या पूरी दुनिया में राइट विंग पॉलिटिक्स का राइज होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक पूरा साइकिल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है 70 साल हो गए हैं, चौथी नस्ल है। अब उसे अंदाज़ा नहीं है कि राइट विंगर्स जो हैं उनके होते हुए क्या क़यामत आई थी। उसके बाद लेफ़्ट विंगर आए, अब लेफ़्ट विंगर जो हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं, तो दोबारा राइट विंगर आ रहे हैं। ये एक साइकिल है, इस दुनिया में ये चलता रहता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। शायद आप फ्रांस में देखें। जी बिल्कुल। तो फ़िलहाल इतना ही। मंडे को दोबारा मिलेंगे। ज़रार हमें ज्वाइन कर लेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।